हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आई एम दीक्षांत और इस वाले वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ का विजन का मैगजीन कवर कर रहे हैं। अभी पॉलिटी वाले सेक्शन का फिजिकल फेडरलिज्म जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाला आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो विजन के जो भी अपने आर्टिकल्स आते हैं, जो भी अपने पास ये आते हैं, ये सारे के सारे इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे कि अपना एक मेंस का आंसर हो। ठीक है, मेंस में जैसे मान लो आपके पास आ गया कि फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में बात करो भाई। ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में बात करो। यहाँ पे लगा के ऐसे यहाँ लिख देंगे कमेंट। ठीक है, तो जब भी आप कोई आंसर लिखोगे तो जैसे हर बच्चे को पता है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बॉडी में लिखोगे, उसके बाद फिर आप लिखोगे क्या कहते हैं कंक्लूजन। तो कैसे करेंगे? अपन इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे दिया, डेफिनेशन के बाद अपन ने यहाँ पे बॉडी में कुछ चीजें दे दी जैसे कि इंडिया के रेस्पेक्ट में फिजिकल फेडरलिज्म कैसे है और उसके बाद क्या चैलेंजेस है फिजिकल फेडरलिज्म की, और कंक्लूजन में हम लोग लिख देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके इन चीजों को हम करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, मतलब वे फॉरवर्ड। उसी ही तरीके से हम लोगों के पास यहाँ पे विजन के सारे सारे आर्टिकल्स आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल फेडरलिज्म जो है ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट इज वाई इन न्यूज। अब ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सारे के सारे जो भी आर्टिकल्स हैं इनको ऐसे हम लोग पॉइंट्स में और ऐसे हैश मार्क्स मार्क करके इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि एक फ्लो बनेगा पूरे आर्टिकल का, आपको समझ में आएगा कि कैसे कनेक्शन पॉइंट है और कैसे कैसे आर्टिकल लिखने वाले ने लिखा है और कैसे पूरा इंटरकनेक्टेड है। जब आप आंसर लिखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरे को आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, एक पूरा फ्लो होना चाहिए पूरे आंसर के अंदर। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू थिंग्स। तो चलिए शुरू करें कि वाई इन न्यूज। क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं सेंटर के अगेंस्ट में कि भाई हो क्या रहा है कि सेंटर जो है स्टेट्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टेट्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास सेंटर के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि अपने पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्प्यूट है। अब कौन कौन से स्टेट गए हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका गवर्नमेंट, ये सारे के सारे गए हैं अलग अलग मुद्दों को लेके। तमिलनाडु गया है डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए। अब केरला पे क्या कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसके बोरोइंग के ऊपर है ना लिमिट लगा दी है, नेट बोरिंग के ऊपर लिमिट लगा दी है। तो ये इस मुद्दे पे गया है। कर्नाटका गया अपने पास ड्रॉट रिलीफ के लिए, कर्नाटका को ड्रॉट रिलीफ का फंड नहीं दिया सेंटर ने, तो इसलिए गया। तो दिस इज द न्यूज बेसिकली। ठीक है, अब अगर आपके पास एग्जाम आएगा तो ये चीज जो है फिजिकल फेडरलिज्म के क्वेश्चन में इनको एज ए एग्जांपल हम लोग कोट कर सकते हैं कि दिस इज द इशू। सेंटर के और स्टेट के बीच में इस टाइप के इश्यूज आते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा फिजिकल फेडरलिज्म में तो हम सीधा नहीं लिख देंगे कि हाँ भाई दिस इज द न्यूज। ये जब अपन इश्यूज बताएंगे कि दिस इज द इशू और ऐसा सेंटर कर रहा है। चलिए अब चलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म के डेफिनेशन के ऊपर। ये पूरा सेक्शन है, इट इज डेडिकेटेड टू द डेफिनेशन। अब फिजिकल फेडरलिज्म होता क्या है? इट रेफर्स टू किस तरह यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आपस में पैसा शेयर कर रही हैं, शेयर फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रही हैं इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर। ठीक है, किस तरह यूनियन स्टेट और अपनी लोकल गवर्नमेंट जो है आपस में पैसा शेयर कर रही हैं और कैसे अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर पावर शेयर कर रही हैं अपने इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर। दिस इज वेरी गुड लाइन, ये अपन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिजिकल फेडरलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद थ्री ब्रॉड प्रिंसिपल्स। दीज आर वेरी नाइस पॉइंट्स। फिजिकल फेडरलिज्म जो है इसके अंदर अपने पास तीन प्रिंसिपल आ रहे हैं। कौन कौन से? फिजिकल इक्विवेलेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम और अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। एक एक करके देखते हैं। देखो अब क्या कह रहा है कि हर पब्लिक सर्विस के लिए अपने पास एक अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन होना चाहिए, सेपरेट ज्यूरिस्डिक्शन फॉर ईच पब्लिक सर्विस। मतलब हर एक अलग बॉडी होनी चाहिए जो एक पब्लिक सर्विस को संभालेगी, which should include set of individuals that consume it। और इस ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर वो वाले इंडिविजुअल्स भी आने चाहिए जो इस पब्लिक सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। इस चीज को इन्होंने बोल दिया कि दिस थिंग इज फिजिकल इक्विवेलेंसी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम। ईच पब्लिक सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड बाय ज्यूरिस्डिक्शन हैविंग कंट्रोल ओवर द मिनिमम जियोग्राफिक एरिया। देखो इसमें आप डेफिनेशन इसमें जो लिख रखा है वो सब अपनी जगह है, लेकिन आप हर बच्चों को ये पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर्स को एक हायरार्की के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना। सारी की सारी पावर अगर सेंट्रलाइजेशन हो गया तो सारी पावर सिर्फ एक आदमी के हाथ में है। ठीक है, और अगर डिसेंट्रलाइज हो गया तो उसने पावर्स को बांट दिया है नीचे वाले लोअर लेवल्स के ऊपर। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। फंक्शन शुड बी परफॉर्म्ड एट द लो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट implying hierarchy। ठीक है, very simple line, it is easily understandable।
अब आगे चलते हैं कि इंडिया के अंदर अब जैसे ये अपने पास इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आगे वाला जो पॉइंट है, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन आंसर, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इंडिया के अंदर जो फिजिकल फेडरलिज्म को बता रहे हैं। इंडिया में अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 सबको पता है, इट इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ इस शेड्यूल 7 के अंदर अपने पास 3 लिस्ट रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो वही कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिलिनिएट कर रहा है टैक्स बेसिस को, कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट कर रहा है टैक्स बेस को यूनियन और स्टेट के बीच में। कैसे? लिस्टिंग देम इनटू यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो अपना संविधान ये बता रहा है कि भाई यूनियन जो है, यूनियन लिस्ट के हिसाब से जो जो यूनियन लिस्ट में चीजें रखी हैं वहां से यूनियन टैक्स लेगा, स्टेट जो है इस जगह से टैक्स लेगा जो कि अपने पास स्टेट लिस्ट में रखा है। सिंपल बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, तो ये तो कह रखा था कि यहाँ से अपना टैक्स बेस है। व्हाट इज टैक्स बेस? जिस जगह से, जिस पूरे बेस से अपन क्या कह रहे हैं, टैक्स को वसूल रहे हैं, दिस इज टैक्स बेस। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज एज फॉलोज। देखो ये 3-4 चीजें बता रखी हैं कि कैसे स्टेट और यूनियन के बीच में अपन ने जो टैक्स आया वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो पहला पॉइंट आता है कि टैक्स लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। ऐसे टैक्स जो कि सेंटर लेवाई भी कर रहा है, कलेक्ट भी कर रहा है, और वो सारे के सारे टैक्स किसके पास जा रहे हैं? स्टेट के पास जा रहे हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कि आर्टिकल 269 कह रहा है। सेकंड चीज कह रहा है कि लेवाई कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है, सेंटर कर रहा है लेवाई भी कलेक्शन भी ऑफ जीएसटी। और कब करेगा ये? ऐसा ये करेगा इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स के अंदर। मतलब जो आईएसजीएसटी है ना, आईजीएसटी, ठीक है, इंटर स्टेट जीएसटी जो है वो अपने पास सेंटर लेवाई भी करेगा, कलेक्ट भी करेगा, लेकिन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जो पैसा इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के अंदर जब अपने पास टैक्स आएगा, उस वाले जीएसटी को सेंटर लेवाई करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, और उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में यहाँ पे यूपीएससी इस लाइन को चेंज करके कह देगा, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की जगह फाइनेंशियल, अपना ये फाइनेंस कमीशन, और फिर वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो चीजें पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि टैक्स लेवाई किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है यूनियन के द्वारा, और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। और ये वाला टैक्स किसके रिकमेंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो ये चीज रखी है आर्टिकल 270 के अंदर। अब आगे ये तो हो गया 7 शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। अब क्या होता है कि जो सेंटर है ना, वो स्टेट्स को क्या दे रहा है? ग्रांट इन एड दे रहा है। ठीक है, उनकी एड के लिए, उनकी मदद के लिए कुछ ग्रांट्स देगा। तो ये जो है सेंटर प्रोवाइड कर रहा है ग्रांट्स इन एड टू स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 275। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स एज पर आर्टिकल 292, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है बोरो करने की पैसा, चाहे वो कंट्री के अंदर से बोरो करे या फिर कंट्री के बाहर से बोरो करे। यूनियन गवर्नमेंट कंट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह से बोरो कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर बोरो कर पाएगा। इट इज अंडर आर्टिकल 293। स्टेट गवर्नमेंट इंडिया से बाहर बोरो नहीं कर पाएगा। अगली बात, अगली कंडीशन क्या आती है अपने पास? अगर एक स्टेट जो है पहले से ही इंडेटेड है, एक स्टेट ने पहले से ही यूनियन से पैसा ले रखा है, तो वो स्टेट यूनियन की प्रायर कंसेंट, यूनियन की मर्जी के बिना फर्दर बोरोइंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, मे नोट, इट मे बी, इट मे नोट बी। ठीक है, तो यूनियन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। जैसा अपन ने ऊपर देखा कि भाई केरला के ऊपर, केरला नहीं शायद, हाँ केरला के ऊपर क्या कर रखा था कि केरला जो है वो बिना प्रायर कंसेंट के उसके ऊपर लिमिट्स लगा दी कि भाई तो और बोरो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब अगला जो चीज है फाइनेंस कमीशन, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर अपने पास फाइनेंस कमीशन दे रखा है। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक नॉलेज कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर है। एक बार एक स्टेट पीसीएस ने, हरियाणा स्टेट पीसीएस ने पूछ लिया था कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आजकल तो यूपीएससी ही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है। फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई एडजुडिकेट द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिसोर्सेज कैसे शेयर किए जाएंगे, ये फाइनेंस कमीशन बता रहा है अपने को। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में अपना जो प्रेसिडेंट साहब है वो इसको बनाते हैं। ठीक है, अपन ने क्या देखा? अपन ने डेफिनेशन देखी, अपन ने देखा कि भाई अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने संविधान के अंदर फिजिकल फेडरलिज्म के क्या क्या प्रोविजंस है।
इतना होने के बाद अब अगर प्रोविजंस दे रखे हैं, अगर दो लोग हैं, दोनों के बीच में पैसा बट रहा है, तो उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी होंगे, उनके बीच में कुछ इश्यूज भी होंगे। तो वो इश्यूज हम लोग आगे देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस को लेके। पहली बात आती है, अब देखो सेंटर इज पावरफुल, तो सेंटर ही कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा स्टेट्स के ऊपर। तो बोरोइंग लिमिट्स ऑन द स्टेट्स, स्टेट के ऊपर क्या करता है, सेंटर जो है बोरोइंग लिमिट लगा देता है। सेंटर इज रिस्ट्रिक्टिंग बोरोइंग बाय स्टेट्स to equivalent to 3% of the state, to the 3% of the state GSDP, ठीक है, फॉर द 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। देखो क्या कह रहा था मैं, आई वाज सेइंग कि बोरोइंग लिमिट्स ऑन द स्टेट्स, सेंटर ने क्या कर दिया है कि स्टेट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि भाई तुम इस पैसे से फालतू बोरो नहीं कर पाओगे। वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कितने पैसे से, इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ द स्टेट के जीडीपी, स्टेट के जीडीपी के 3% ये लोग बोरो नहीं कर पाएंगे, एंड इट इज एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इट हैज आल्सो मेड इनहेंस्ड बोरोइंग कंडीशनल ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म्स मेजर। उसके अलावा सेंटर ने यह भी कह दिया है कि अगर स्टेट जो है रिफॉर्म मेजर लगाएंगे ना, तभी तुम लोग और ज्यादा बोरोइंग कर सकते हो। जैसे किस टाइप के रिफॉर्म्स मेजर, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स मेजर। अगर कोई स्टेट पावर सेक्टर के रिफॉर्म मेजर लगा रहा है, तभी वह और ज्यादा बोरोइंग कर पाएगा। इट इज दिस इज द फर्स्ट इश्यू जिसको अपन कोट कर सकते हैं मेंस एग्जाम में। सेकंड इज द वर्टिकल इंबैलेंस। क्या हो रहा है कि अब स्टेट, यहाँ पे अपने पास सेंटर है, उसके अलावा अपने पास स्टेट भी है, ठीक है। सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट। अब क्या होता है कि सेंटर के पास है ना, सेंटर के पास ज्यादा चीजें हैं जिनके ऊपर वो टैक्स लगा सकता है, लेकिन स्टेट के पास सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जिन पे वो टैक्स लगा पाएगा। जैसे पढ़ते हैं, इट इज अ वर्टिकल इंबैलेंस। कैसे वर्टिकल इंबैलेंस, तो ये वर्टिकल हायरार्की है, सेंटर ऊपर आता है, स्टेट नीचे आता है, ठीक है। तो पावर टू रेज टैक्स रेस्ट लार्जली विद द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो टैक्स जो इकट्ठा करने की पावर ज्यादातर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। कैसे कैसे टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, सीजीएसटी, सेंटर जीएसटी जिसको बोलते हैं, टैक्सिंग फॉरेन ट्रांजैक्शंस, तो बिल्कुल सही बात है, सेंटर के पास आएगा। रेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये भी सेंटर के पास में ये पावर, ठीक है। और जीएसटी के बाद, जीएसटी लगने के बाद स्टेट गवर्नमेंट मात्र जो है वो स्टेट जीएसटी लगा सकता है, ठीक है, एसजीएसटी लगा पाता है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, दिस इज अ वर्टिकल इंबैलेंस। फिर क्या कहता है कि बर्डन ऑफ द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। देखो आरबीआई ने क्या किया है, अभी अभी आरबीआई ने क्या किया है, बजट वाली चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बजट के एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया डेवलपमेंट वाले एक्सपेंडिचर के ऊपर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब डेवलपमेंटल कौन से हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने समाज में कुछ बढ़िया कर पा रहे हैं, कुछ क्या कर पा रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन नॉन डेवलपमेंट कौन से हैं, वो है इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन दे दी, सब्सिडीज दे दी। तो ये सब आप लोग इकोनॉमी में पढ़ोगे। अब अगर आप लोग रमेश सिंह पढ़ रहे हो तो उसमें ये चीजें दे रखी है। तो आरबीआई ने इन दोनों चीजों को डिवाइड कर रखा है। अब क्या हो रहा है कि जो स्टेट है ना, उनका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे, देखो लाइन पढ़ते हैं अपन लोग, द कंबाइंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 8.8% टू 12.5%, ठीक है, 12.5% हो गया। ओके, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल ट्रांसफर्स हो क्या रहा है, ओवर द ईयर्स शेयर ऑफ यूनियन फाइनेंस टैक्स ट्रांसफर हैज डिक्लाइंड फॉर ए फ्यू स्टेट। मतलब यूनियन जो है, फाइनेंस कमीशन अपने पास चीजें बता रहा है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि भाई इतना टैक्स जाना चाहिए स्टेट्स के पास में, और ओवर द ईयर्स ये जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, कुछ स्टेट्स के लिए ये ट्रांसफर कम हो गए हैं। कैसे, फाइनेंस कमीशन ने 15th फाइनेंस कमीशन अभी अपने पास एक नया नया फॉर्मूला दिया ताजा ताजा कि अगर तुम लोग टैक्स ट्रांसफर कर रहा है, अगर सेंटर जो है वो स्टेट्स को पैसा दे रहा है, तो वो इस बेसिस पे होना चाहिए। कैसे कैसे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, एक स्टेट की कितना एरिया है उसके बेसिस पे, इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बेसिस के ऊपर, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस के ऊपर कि स्टेट के अंदर कितनी फॉरेस्ट है, और टैक्स एफर्ट के बेसिस पे। व्हाट इज टैक्स एफर्ट? टैक्स एफर्ट इज द एफर्ट अप्लाइड बाय ए स्टेट टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर कोई स्टेट ज्यादा टैक्स एफर्ट लगा रहा है तो वो उसको मतलब वो उसको उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज है इनकम डिस्टेंस। व्हाट इज इनकम डिस्टेंस? देखो हरियाणा, इंडिया के अंदर जो हरियाणा है ना, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। और मान लेते हैं कोई और स्टेट, मान लेते हैं लेट अस अज्यूम बिहार, बिहार की भी कुछ पर कैपिटा इनकम है एक्स,
ठीक है, और इसकी पर कैपिटा इनकम है वाई। तो जो एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस होगा, दिस इज द इनकम डिस्टेंस इन द कंट्री, मतलब दिस इज द इनकम डिस्टेंस फॉर द बिहार स्टेट। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट के लिए अपने पास इनकम डिस्टेंस निकलेगा। तो इनकम डिस्टेंस जो है इसके बेसिस पे भी हम लोग टैक्स ट्रांसफर किया जा रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब आते हैं, द वेटेज गिवन टू द डिस्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एडवर्सली अफेक्ट्स ग्रोइंग स्टेट। बिल्कुल सही बात है, मैं दोबारा बोलता हूं इस चीज को, थोड़ा सा यहां से एक बार चीजें साफ कर देते हैं। अब यहां पे क्या कर रखा है इन्होंने कि इनकम डिस्टेंस को 45% वेटेज दे रखा है। अगर 45% वेटेज दे रखा है तो जिस स्टेट की इनकम डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, वेटेज गिवन टू द डिस्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्रोइंग स्टेट्स को इफेक्ट कर रहा है। जैसे बिहार, बिहार इज ग्रोइंग स्टेट और इसके पास इनकम डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा गैप आ रखा है इन दोनों स्टेट्स के बीच में। अगर इनकम डिस्टेंस ज्यादा है तो इनकम डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसको कम पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतना पैसा इसके पास है नहीं, यहाँ पे ज्यादा इनक्वालिटी है, तो स्टेट कहेगा कि हम इसको कम पैसा देते हैं। तो ये जो चीज है ये दिक्कत कर रही है ग्रोइंग स्टेट्स के लिए। नॉन शेयरिंग ऑफ द सेस रेवेन्यू विद द स्टेट, व्हाट इज द अनदर इशू, कि सेस रेवेन्यू जो है वो सेंटर स्टेट्स को दे ही नहीं रहा। 133% राइज हो गया है सेस और सरचार्जेस के कलेक्शन में ड्यूरिंग 2017 टू 2020 टू 23। और ये जो पूरा का पूरा सेस रेवेन्यू वाला जो सिस्टम है, जो जिससे अपने पास मतलब जो सेस वाला पैसा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ टोटल टैक्सेस, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जा स्टेट्स को, तो दिस इज ऑल्सो एन इशू। स्टेट्स को जो ग्रांट इन एड दिए जा रहे हैं वो भी कम हो गए हैं। पहले जो दिया जा रहा था वो था 1,95,000 करोड़, अब वो हो गया 1,65,000 करोड़ इन 23-24। बिसाइड दिस स्टैट्यूटरी ट्रांसफर, अब discretionary spending earlier mediated by planning commission now depends solely on the discretion of the center। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं अपने पास इंक्रीजिंग शेयर इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर स्कीम निकालता है, सेंटर कहेगा कि भाई स्टेट जो है तू भी इसमें पैसा देगा, लेट अस अज्यूम 50-50% पैसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार सेंटर कह देगा कि भाई 60-40 कर लेते हैं। तो अगर इस टाइप की चीजें होती हैं तो सेंटर के ऊपर मतलब स्टेट पे ज्यादा जिम्मा आ जाएगा, लेकिन स्कीम सेंटर की है तो यहाँ पे अपने पास स्टेट के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी कि भाई पैसा मेरे को देना पड़ेगा, और वो स्कीम सेंटर की है नहीं, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। तो दीज वर द ऑल द इश्यूज फॉर द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। अब इनके लिए अपन लोग क्या देखते हैं, जैसे अपने पास अगर एग्जाम में आंसर आएगा तो अपने पास इश्यूज डिस्कस करने के बाद हम लोग उसके वे फॉरवर्ड भी बताएंगे, तो अपने पास वे फॉरवर्ड भी है। दीज आर द वे फॉरवर्ड। अब रोल ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, अब अगला फाइनेंस कमीशन आएगा, उसको क्या करना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज को। विच आर द स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इनवर्ड एंड द आउटवर्ड माइग्रेशन एंड द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए 16th फाइनेंस कमीशन को पैसा सेंटर और स्टेट के बीच में बांटना चाहिए। उसके अलावा ये कह रहा है इक्विटी, इक्विटी मतलब समानता, इक्विटी कैन बी मेड ओवर आर्केइंग कंसर्न इन द 16th फाइनेंस कमीशन। बेसिकली ये कह रहा है कि इक्विटी या फिर समानता का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी ध्यान रखना चाहिए पैसा बांटते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते अपन रिव्यूइंग ऑफ बजट बोरोइंग्स। देखो क्या होता है कि अपने पास बजट, अब जब अपन बोरोइंग करते हैं तो बहुत बार अपनी बोरोइंग्स ऐसी होती हैं जो बजट पे ऊपर शो नहीं करते। अब बजट पे शो नहीं कर रहे, लेकिन ये जब बोरोइंग्स अपन पे करेंगे तो उनकी रीपेमेंट की लाइबिलिटी बजट के ऊपर आती है। ठीक है, मतलब मैं उधार ले लूं किसी से और वो मैं घर पे बताऊं नहीं, ठीक है, घर पे नहीं बताने के बाद फिर मैं कहूं कि हाँ भाई अब मेरे को किसी का उधार चुकाना है और पैसा घर वालों से चाहिए मुझे, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए अपने को क्या करना है, जो ऑफ बजट बोरोइंग है, जो बजट में हम शो ही नहीं कर रहे, रिव्यू द ऑफ बजट बोरोइंग प्रैक्टिस ऑफ बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ऑफ बजट बोरोइंग्स मींस वो सारी बोरोइंग जो कि हम लोग बजट के अंदर नहीं दिखा रहे, लेकिन उनकी रीपेमेंट जो है वो सारी की सारी बजट के ऊपर आके गिरती है, मतलब रीपेमेंट हमको बजट से ही करनी है, तो इनको भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। अगर यही ध्यान देंगे तो तभी तो अपने पास पैसा बचेगा। एड्रेस हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस, रिकॉग्नाइज दैट ईच स्टेट रिक्वायर्स अ सर्टेन मिनिमम फिस्कल रिसोर्स। देखो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस, मैंने वर्टिकल की बात की कि सेंटर यहाँ है, स्टेट यहाँ पे है, दिस इज वर्टिकल, लेकिन ये सारे के सारे स्टेट जो है सब ये हॉरिजॉन्टली सब बराबर है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली बात हो गई यहाँ पे। तो रिकॉग्नाइजिंग दैट ईच स्टेट, हर स्टेट को अपने पास एक मिनिमम फिजिकल रिसोर्स चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन, इसलिए रिच स्टेट शुड आल्सो बी गारंटेड ए मिनिमम शेयर इन टैक्स डिवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और
पुअर स्टेट्स जो है उनके ऊपर तुम सीलिंग मत लगाओ यार कि भाई तू गरीब आदमी है, तू पैसा वापस रीपे नहीं कर पाएगा तो तू इससे ज्यादा पैसा ही नहीं बोरो कर सकता। इसलिए इवन पुअर इस चीज को ये कहना चाह रहा है कि पुअर स्टेट्स पर सीलिंग मत लगाओ। फिर आता है मेजर प्रिंसिपल्स दैट शुड गाइड द फाइनेंशियल फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो इंडिया के अंदर फिजिकल फेडरलिज्म को गाइड करेंगे? तो ये इन्होंने यहाँ पे 3 बता रखे हैं, ए बी सी करके। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी इनको ऐसे ही पॉइंट कर लें अपने मैगजीन के अंदर। इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू मेक अ फ्लो ऑफ द आर्टिकल। तो फर्स्ट थिंग इज center as well as the state should be autonomous and neither should be dependent on other for its finance। इसने तो बहुत तगड़ी बात बोल दी कि कह रहा है कि सेंटर और स्टेट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है। सेकंड बात कह रहा है कि both should be able to obtain enough funds for their legitimate expenses। दोनों के पास इतनी औकात होनी चाहिए कि भाई वो अपने फंड्स जो है इकट्ठे कर सकें। रिसीट शुड ग्रो विद नीड ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब कह रहा है कि अगर एक मतलब जैसे मेरे पास खर्चा है अभी मेरा 10,000 रुपए, लेट अस अज्यूम, और मेरी सैलरी इज 5,000 रुपीज, तो दिस इज इम्बैलेंस। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, दिस इज माई रिसीट, दिस इज माई एक्सपेंडिचर, अगर मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में मेरा रिसीट भी बढ़नी चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में मेरी इनकम भी बढ़नी चाहिए। दिस इज अ सिंपल थिंग। रिसीट या फिर इनकम शुड ग्रो विद द नीड ऑफ एक्सपेंडिचर, बस। तो दिस वाज द आर्टिकल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड द गवर्नेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।